आज के करंट अफेयर्स 21 जुलाई के आज के करंट अफेयर्स 21 जुलाई के सबसे पहला करंट अफेयर आज ग्राउंड वाटर के ऊपर था और उसका इंडस्ट्री के ऊपर लिंक। देखो कई जगह अब जो तुम्हारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तमिलनाडु में ना पहले कोका कोला की फैक्ट्री होती थी। कोका कोला ने वहां पे फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री अब कोका कोला बनाने के लिए वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट जो चाहिए होता है वो है पानी। पानी की जरूरत है। अब वहां पे कहीं से भी कोई रिवर या किसी चीज की सप्लाई नहीं आ रही थी, तो अब उन्होंने पानी लेना कहां से था? ग्राउंड वाटर से। ठीक है, तो कोका कोला ने ग्राउंड वाटर यूज करना शुरू किया, और जिस गांव में वो फैक्ट्री लगी थी धीरे धीरे वहां पे ग्राउंड वाटर बहुत ही लोअर लेवल पे पहुंच गया, बिकॉज ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत ही लार्ज स्केल पे अनसस्टेनेबल मैनर से पानी यूज करने लगती है। मतलब जितना चाहिए सारा निकाल लो। ठीक है, ये नहीं देखती कितना रिचार्ज हो रहा है, कैसे मैनेज होगा, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, जितनी मर्जी डीप तक खोद सकते हैं। सारा का सारा पानी कंज्यूम करने लग गई थी, तो फिर कोका कोला की इंडस्ट्री वहां से बंद करवाई गई थी और उन्हें रीलोकेट करना पड़ा था। खैर है तो अभी भी इंडिया में कई जगह पे, और ग्राउंड वाटर ही यूज कर रही है। तो इसके खिलाफ जो तुम्हारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? एनजीटी। देखो एक तो हमारा फॉर्मल कोर्ट सिस्टम होता है, एक तो हमारा कोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, कि जहां पे तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर। पर ये जो जजेस हैं, अब दो चीज देखो, जहां पे भी कोई भी केस यहाँ पे जाता है, हम अक्सर क्या कहते हैं जब भी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं जुडिशरी का, उसमें ये बात जरूर आती है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही ज्यादा टाइम खा जाती है। ठीक है, केस बहुत ज्यादा, फैसले बहुत ज्यादा लेट आते हैं, ये सब कुछ। दूसरा, इन्वायरमेंट जैसे सेंसिटिव मामलों को डील करने के लिए ये जजेस को ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट्स नहीं है जो इन्वायरमेंट जैसे सेंसिटिव मामलों पे अच्छे से सुनवाई करके सही फैसला दे सके। इसके चलते हुए सरकार ने एक अलग से कोर्ट बनाने का फैसला किया था, जिसे एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? कोई, जहां पे भी ट्रिब्यूनल वर्ड आएगा ना, ट्रिब्यूनल एक तरह के स्पेशल कोर्ट होते हैं। स्पेशल कोर्ट किस चीज के लिए? ट्रिब्यूनल हमेशा, और भी हम जगह पे पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिब्यूनल जहां पे वर्ड आएगा ये स्पेशल कोर्ट है, ये जिस चीज के साथ जुड़ा होगा, जैसे ये ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ उसी चीज के उसी चीज के केस सुनेगा, उसी चीज के फैसले सुनाएगा। तो ओवर द टाइम इसके अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है। ठीक है, कि सब एक्सपर्ट्स हो जाते हैं उस जैसे मामलों पे। तो एनजीटी इन्वायरमेंट के मामलों के लिए बनाया गया। जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए भी ट्रिब्यूनल है, मतलब अगर किसी कल आईएएस आईपीएस ऑफिसर अगर उन्हें अपनी जॉब के रिगार्डिंग कोई शिकायत हो, वो कैट जाते हैं या साट जाते हैं जहाँ पे भी। ठीक है, तो उसमें उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बने। ट्रिब्यूनल, अगर कंपनीज के अंदर डिस्प्यूट हो तो कंपनीज ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स का बेसिकली काम है जो इन्हें फील्ड दिया है उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करना, और सिर्फ उसी से रिलेटेड केस ही ये सुनते हैं। ठीक है, पर अगर कोई लेट्स सपोज ट्रिब्यूनल के फैसले से ना खुश हो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम ट्रिब्यूनल के फैसले से नहीं खुश हो तो तुम्हें कोई बाद में प्रोविजन नहीं मिलता, मतलब बाद में कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर तुम्हें बाई चांस तुम ट्रिब्यूनल के फैसले से नहीं खुश हो, फिर तुम नॉर्मल जुडिशरी में जा सकते हो, हाई कोर्ट से शुरू कर सकते हो, हाई कोर्ट जाओगे और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, पर एक बार एक क्विक डिसीजन देने के लिए इस प्रोसेस में ट्रिब्यूनल्स को भी डाल दिया गया है। कुछ स्पेसिफिक मामलों में, हर चीज के ट्रिब्यूनल्स नहीं एग्जिस्ट करते, कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए, जैसे कंपनीज के मामले मैंने बताए, इन्वायरमेंट के मामले बताए, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम्हारे
हाँ, तो इसी के रिगार्डिंग ये सारा करंट अफेयर था। अब कुछ फैक्ट्स ग्राउंड वाटर के। ग्राउंड वाटर कहाँ पाया जाता है? देखो, ग्राउंड वाटर होता क्या है, कई बार ना जमीन के अंदर दो टाइप के रॉक्स होते हैं, एक को कहते हैं परमिएबल और एक होते हैं नॉन परमिएबल। ठीक है, परमिएबल का मतलब है जिसमें से कोई चीज पास कर सकती है, जैसे पानी है उनमें से पास कर सकता है। नॉन परमिएबल इतने हार्ड रॉक्स होते हैं कि इनमें से पानी नहीं पास कर पाता। तो कई बार क्या होता है, जमीन के अंदर ये टॉप वाली लेयर परमिएबल होगी, ठीक है, तो पानी इससे अंदर जा सकता है। एक लेवल तक ये सारे परमिएबल रॉक्स पाए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से पानी लगातार इनके बीच में से जो क्रैक्स हैं उससे अंदर जाई जा रहा है। फिर क्या होगा, एक स्टेज के बाद ये चारों ओर नॉन परमिएबल रॉक्स आ जाते हैं, तो एक तरह का ना कंटेनर बन जाता है जमीन के अंदर, जहां पे ये पानी ओवर द टाइम इकट्ठा होने लग जाता है। यहाँ पे ये पानी इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। तो आसपास ये सारे ऐसे सॉलिड रॉक्स की लेयर होती है जो इसे और नीचे नहीं जाने देती, और इधर उधर भी इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है। कहीं ना कहीं से खैर ये कनेक्टेड जरूर हो जाते हैं, ठीक है, किसी और किसी और जगह से ऐसे ही। ये जो अब जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है इसे कहते हैं एक्विफायर्स, ठीक है, जहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो रहा है उसे कहते हैं एक्विफायर्स। तो ये नॉन परमिएबल जिनसे पानी नहीं पास कर पाता, वो उस चारों ओर जब पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं उनके बीच में पानी भर जाता है, उसे हम कहते हैं एक्विफायर। हम पानी ग्राउंड वाटर कहाँ से निकालते हैं? किसी न किसी एक्विफायर से निकालते हैं। ये एक्विफायर साइज में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किसी और एक्विफायर से अंदर से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पानी क्या होता है, इनमें से धीरे धीरे फ्लो करता रहता है। जो ग्राउंड वाटर है वो वन ऑफ द स्लोएस्ट मूवमेंट करता है। ऐसा नहीं है ग्राउंड वाटर खड़ा होता है, ग्राउंड वाटर लगातार मूवमेंट पे होता है। वो बस नॉन परमिएबल या सेमी परमिएबल जो लेयर्स होती हैं उनमें से बहुत धीरे धीरे पास हो पाता है। तो बहुत ही स्लोएस्ट मूवमेंट ऑफ वाटर होती है इसमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसी में लिखा हुआ है कि एक्विफायर बेसिकली ग्रेवल, सैंड, सैंडस्टोन, फ्रैक्चर्ड रॉक, इन सब के थ्रू बनता होता है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज अब बारी बारी रिचार्ज ऐसे ही होगा कि ग्राउंड के ऊपर बारिश होगी तो अंदर पानी जाएगा, रिचार्ज होता रहेगा। पर अगर तुम इसे ऊपर से जैसे कंक्रीट, हम कोई सड़क बना दें या कंक्रीट कोई फ्लोरिंग लगा दें, ये एरिया बंद हो जाता है, फिर यहाँ से पानी नहीं जा पाता। फिर क्या होता है, जो अंदर एक्विफायर है अगर तुम उससे कहीं से पानी निकाली जा रहे हो, ठीक है, पर उसे रिचार्ज करने के लिए जगह नहीं दे रहे हो, तो धीरे धीरे पानी का लेवल गिरता जाएगा, ठीक है। उससे भी हार्मफुल चीज कई बार, जैसे सड़कें हैं, सड़कों में ना बहुत सारे बिटुमिन और ये सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जो वैसे हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। रोड से पानी जमीन में थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट करता है, पर उसके साथ ही सारे केमिकल्स भी पेनिट्रेट करते हैं, जो अल्टीमेटली जाके ये ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स होते हैं। और भी तरीके के केमिकल्स मिक्स हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये सब कुछ जाके हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स होता रहता है। ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर, बिकॉज हर टाइप के पत्थर, हर टाइप के मेटल, ग्राउंड वाटर में हर टाइप के पत्थर, हर टाइप के मेटल्स पहले से प्रेजेंट है। तो ये पानी में क्या होता है, इस पानी के अंदर पहले भी मिनरल्स और मेटल्स इकट्ठे हो जाते हैं। पर मेटल्स भारी चीज होते हैं, तो मेटल्स हमेशा नीचे नीचे को कंसंट्रेटेड होते हैं। तो होता क्या है, लॉन्ग टर्म में जब जैसे आजकल होता जा रहा है कि हमें बोर और डीप करना पड़ता है और डीप करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली हम करके रहे हैं, हम वो नीचे से नीचे पानी के लेवल तक पहुंच रहे हैं। ग्राउंड वाटर का एक्विफायर जितना ऊपर होगा पानी उतना साफ होने के चांसेस है। जितना हम डीप जाते जाएंगे, ये सारे हैवी मेटल्स और बहुत सारे पॉइजनिंग मटेरियल्स वो यहाँ नीचे जाके मिलते हैं, वो हमारे पानी में ऐड होने के चांसेस हैं।
जो सबसे बेसिक चीज के हमारी किसी बॉडी पार्ट को डैमेज कर सकता है, खासकर ब्रेन को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम पॉइजनिंग, मेटल पॉइजनिंग कहते हैं इसे, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा मेटल पानी के अंदर प्रेजेंट हो, मेटल पॉइजनिंग, मेटल पॉइजनिंग के कारण डेथ तक हो सकती है। तो ग्राउंड वाटर को लगातार रीप्लेनिश यानी कि दोबारा दोबारा उसे नेचुरल तरीके से रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, उसमें दोबारा दोबारा पानी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अल्टीमेटली हमें ही हार्म होना है। बिकॉज ज्यादातर हमारे जो घरों में पानी आ रहा है वो ग्राउंड वाटर से आ रहा है। नदी का पानी बहुत ही कम जगह पे आता है। इंडिया में 85% जो हमारा टैप वाटर है वो सारा ग्राउंड वाटर है। सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ 15% जगहें ऐसी हैं जहां पे नदी का पानी घरों में जाता है, ठीक है। और ये 15% इमीडिएटली जो नदी के आसपास जगह होती है ज्यादा से ज्यादा बस वही होती है, उससे बियॉन्ड सारा का सारा ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। तो हमारे लिए ग्राउंड वाटर को बचा के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ग्राउंड वाटर और उसके बाद तुम्हारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया उसके पॉइंट लिखे। इसमें एक पॉइंट और बताना जो जरूरी है वो है ये वाला कि जो ट्रिब्यूनल है ये वाला एनजीटी, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, इसे सीआरपीसी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, सॉरी सीआर नहीं सीपीसी, वो क्रिमिनल लिख दिया, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड होता क्या है, प्रोसीजर कोड क्या है? देखो, जो जुडिशरी का प्रोसेस है, जो जैस केस कैसे चलना है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, विटनेसेस कैसे बुलाने हैं, उनकी कैसे पूरी रिपोर्ट्स, हर चीज का मतलब कैसे तुमने जो एविडेंसेस हैं कैसे प्रेजेंट करने हैं। जैसे हम मूवीज में दिखाता है केस के कोई भी उठ के चिल्ला रहा है, वैसा कुछ नहीं होता होता कोर्ट में। कोर्ट में बहुत ही लेट डाउन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पूरा का पूरा केस सुना जाता है। तो एक फिक्स प्रोसीजर है कि कैसे केस पूरा सुना जाएगा। वो प्रोसीजर अगर सिविल केस है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि सिविल केस कैसे सुने जाएंगे। क्रिमिनल केस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। सिविल केस और दो टाइप के केस हो गए, सिविल और क्रिमिनल। सिविल केस जैसे तुम्हारा कोई फैमिली डिस्प्यूट, कोई मनी डिस्प्यूट, ऐसी चीजों को सिविल केस कहते हैं। क्रिमिनल में कोई सोसाइटल हार्म यानी कि किसी पर्सन को जान से मारने की कोशिश करना, ठीक है, किसी भी जो लाइफ थ्रेटनिंग हो किसी इंडिविजुअल के लिए या सोसाइटी एज अ होल के लिए, वो क्रिमिनल केस हो, ठीक है। तो सिविल केस, सिविल प्रोसीजर कोड सिविल केस के लिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलग किताब है, वो क्रिमिनल केसेस के लिए होती है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वो विटनेसेस वो सब कुछ इसके अकॉर्डिंग बताया, पर बात सेम ही है कि एक वेल लेड डाउन प्रोसेस है जिसके थ्रू पूरा केस सुना जाता है। यहाँ पे पर ये अप्लाई नहीं होता, इज नॉट बाउंड, मतलब इसे मानना इस ट्रिब्यूनल के लिए जरूरी नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब भी वर्ड आएगा या जब भी चीज कंसिडर होगी, उसका ये मतलब होता है कि कोर्ट इस पूरे प्रोसेस को, जो इतना फिक्स प्रोसेस है कि कौन सी स्टेज पे कैसी चीजें पेश होनी चाहिए, कैसा पूरा कोर्ट का जो प्रोसेस है, इसे रिलैक्स कर देता है। इसे इतना हार्डली मानना जरूरी नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये सारा का सारा प्रोसेस रिलैक्स कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि ये केस थोड़े सेंसिटिव है, शायद जो कोर्ट का वैसे प्रोसेस है वो इसे जस्टिफाई ना कर पाए। तो नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि सरकमस्टांसेस हर चीज को कंसिडर करते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। प्रोसीजर को
रिलैक्स भी कर सकती है इसमें। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड करंट अफेयर जो था, सेकंड करंट अफेयर जो था वो था पैसेक्स। पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज, बेसिकली हमने पैसेक्स बथेरों के साथ की है। पैसेक्स का मतलब है पैसेज एक्सरसाइज। मैं क्या है ये समझाता हूँ। अभी रिसेंटली हमने यूएसए के साथ की है। पैसेज का मतलब कोई ना कोई नैरो चैनल पानी का, जहां पे हम ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं, पैसेज एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो इंडिया के पास ना एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पैसेज पड़ता है, जो मैं मैप पे दिखाता हूँ। ये जो आइलैंड्स हैं, ये अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हैं, ये ऊपर वाले। ठीक है, जो इंडिया के कंट्रोल में है, यानी कि ये वाला पार्ट इंडिया है। यहाँ पे इसकी एंट्री, मतलब जहां पे ये पड़ जाता है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एंट्री पे पड़ता है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक स्टेट्स में से आता है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है, पहले आप स्टेट का डेफिनेशन समझ लो। स्टेट क्या होती है? स्टेट का मतलब होता है ऐसी कोई चैनल या नैरो पैसेज ऑफ वाटर which connects to larger water bodies। कोई ऐसा पानी का नैरो चैनल जो दो बड़ी पानी की बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। देखो इस साइड पे ये जब ओपन होता है, ये ऊपर वाला छोटा मैप दिख रहा है, यहां से ये ओपन होके इंडियन ओशन की तरफ ओपन हो रहा है, इस साइड को ओपन होके ये पैसिफिक ओशन की तरफ ओपन हो रहा है। तो दो बड़े ओशन सिर्फ इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू कनेक्ट होते हैं। दुनिया का अराउंड 70 से 80% जो कार्गो है वो यहां से पास होता है। ठीक है, और खासकर जब चाइना जैसी कंट्रीज की बात करोगे, चाइना को तेल आना है मिडल ईस्ट से। सारी दुनिया को ज्यादातर सप्लाई अगर तुम देखो मिडल ईस्ट कर रहा है। मिडल ईस्ट से चाइना जाने के लिए तुम्हें ये वाला रूट ही अपनाना पड़ेगा। तो इंडिया का जब ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे कंट्रोल है, इसे क्यों इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक माना जाता है कि अगर लेट्स सपोज कभी भी चाइना से लड़ाई होती है, लड़ाई के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा चाहिए वो है ऑयल। क्योंकि अगर तुम्हारे फ्यूल नहीं होगा तो तुम्हारे टैंक्स, ट्रक्स, ठीक है, आर्टिलरी गन्स, उसके बाद तुम्हारे एयरक्राफ्ट्स, ये सब कुछ कैसे चलेंगे? तो सारी की सारी जब शिप्स यहाँ से पास करती हैं, तो इंडिया के पास ये पावर है कि हम कभी भी ये रूट बंद कर सकते हैं अपनी नेवी की फोर्स यूज करके। इस रूट को बंद कर दिया तो चाइना की कोई भी शिप बिना लड़ाई लड़े यहां से पास नहीं कर पाएगी। तो अपने आप चाइना में ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी। चाहे अब उसने ऑल्टरनेटिव रूट पाकिस्तान के थ्रू बनाने शुरू किए हैं, लैंड के थ्रू, पर वो बहुत ही महंगे और टाइम कंज्यूमिंग है और इंडिया की बॉम्बार्डमेंट के रेंज में आते हैं। ठीक है, तो चाइना की एक बहुत ही कमजोर नब्ज जो पड़ती है वो है उसकी तेल की सप्लाई। तो इस कारण ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर जो अनक्लॉस है हाँ जी, ਉਹਦੇ तहत ਆਪਾਂ ਬੰਦ कर सकते हैं। उनक्लॉज वैसे तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सर देता जो है। हाँ जी, हाँ जी, UNCLOS। हाँ जी, हाँ जी, मैं उसे ही बता रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देता है। ठीक है, पर ये मैं तुम्हें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्यूरिंग वॉर की बात कर रहा हूँ। वॉर के टाइम ऐसे सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये सस्पेंडेड उसमें आते हैं, तब तुम्हें अपने वाटर्स में, मतलब हम ये वाला एरिया ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली इनके उसमें पड़ता है। यहाँ पे हम चाइना का जो पैसेज है, मतलब कंट्री स्पेसिफिक पैसेज, हम तब उन क्लॉज के अंडर बंद कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी को डिनाई कर सकते हैं वो परमिशन। तो हम ये परमिशन डिनाई करेंगे, अगर वो फोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात वॉर पे जाएगी।
ठीक है, ये हम ठीक है क्रॉस सर। कर सकते हैं। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का याद रखना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार के थ्रू हम इसे कंट्रोल करते हैं। वैसे ये मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में ये जो पानी की ये वाली बॉडी है ये पड़ती है। बस हमारे पास इसकी एक साइड की एंट्री का कंट्रोल है, इस कारण हमारे पास एडवांटेज पड़ती है। तो अभी इंडिया और यूएसए ने जो पैसेज किया है, पैसेज एक्सरसाइज, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करने के लिए, इसे डिफेंड करने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की है। उसे कहते हैं, उसे बोला जा रहा है पैसेज। ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज बेसिकली। वैसे हमारी नेवीज, आर्मीज, एयरफोर्स लगातार एक दूसरे से मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती रहती हैं, पर कोविड के चलते हुए कोई भी एक रेगुलर लार्ज स्केल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। तो हो क्या रहा है, कोई भी जब नेवल वेसल हमारे यहाँ से पास करती है और हमारी उनके वहां से पास करती हैं, तो हम तब इमीडिएट कोऑर्डिनेशन बिठा के छोटी मोटी एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज ओवर कर देते हैं 2-3 दिन में। ठीक है, 3 को दिन चल जाती हैं ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज होती हैं वो आराम से 10-12 दिन चलती हैं। ठीक है, तो यूएसए का भी निमिट्स कैरियर यहाँ से स्ट्राइक ग्रुप पूरा जा रहा था। सर अगर ਆਪਾਂ ਇਹ पैसेज ब्लॉक करता है, हाँ जी, सर चाइना को कोई ऑल्टरनेटिव पैसेज बचेगा? हाँ जी बिल्कुल। देखो, चाइना को इस चीज का रिस्क पता है। पानी का ऑल्टरनेटिव पैसेज बहुत ही लंबे पड़ते हैं, अमेरिका उन्हें भी बंद कर सकता है। ठीक है, अमेरिका के पास उन्हें भी बंद करने की पावर है। अगर लैंड की बात करूं, चाइना ने जो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बनाया है, ग्वादर पोर्ट बनाया ही, तो पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट बना है ग्वादर पोर्ट, ये चाइना ने बनवाया है। ठीक है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट है सारी इसमें। ये क्या करता है, अगर तुम ये हमारे गुजरात का एरिया, ये इंडिया का पूरा एरिया, ये ऊपर ये सारा इंडिया मान के चलो, ये पाकिस्तान है और यहाँ से चाइना शुरू हो जाता है। यहाँ पे है ग्वादर। चाइना का क्या प्लान है कि अगर बाई चांस स्टेट ऑफ मलक्का ब्लॉक हो जाता है तो वो यहाँ से शिप तक लेके आएंगे तेल, यहाँ से रेल रोड के थ्रू चाइना के अंदर तेल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ग्वादर पोर्ट की यही सिग्निफिकेंस है कि अगर बाई चांस कभी भी इंडिया या यूएसए उसकी तेल की सप्लाई रोकते हैं तो उसके पास एक ऑल्टरनेटिव रूट है जहां से वो तेल लेके आ सकता है। पर ग्वादर पोर्ट हर जगह पे स्ट्राइक रेंज में पड़ती हैं, ये सारी चीजें मतलब एयरफोर्स की स्ट्राइक रेंज में पड़ती हैं। तो इस कारण ये ऐसे वल्नरेबल है, पर ये अमेरिका को ज्यादा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, यूएसए का भी निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हमारे यहाँ से पास कर रहा था, जिसके साथ हमने एक्सरसाइज कंडक्ट की है। अभी निमिट्स है क्या? निमिट्स यूएसए का और एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? ये सिर्फ प्लेन डेक्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी एक कंट्रोल टावर लगा होगा, इनके ऊपर कोई भी वेपन नहीं लगा होता। ये बिल्कुल ऐसे एक तैरता हुआ बिल्कुल स्ट्रेट प्लेटफॉर्म होता है, बस यहाँ से ऐसे लैंडिंग स्ट्रिप और टेक ऑफ स्ट्रिप ऐसे बनी होती है बस। इसके ऊपर जितने भी तुम्हारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो रखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे भी होते हैं। तो इसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इससे होता क्या है, ये एक पूरे प्लेटफॉर्म की तरह चलता रहता है। तो जहां पे भी तुम्हारे एयरफोर्स की जरूरत है दुनिया में, कहीं पे भी एयरफोर्स से तुम एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट करना चाहते हो, तुम्हें सिर्फ अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना है, स्ट्रिप तैयार है, जब भी लॉन्च करना है प्लेन टेक ऑफ करेगा, जहां पे बॉम्ब्स गिराने हैं गिरा के वापस आ जाएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होते हैं जब तुमने लॉन्ग स्ट्राइक्स करनी होती हैं। इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, एक इस टाइम सर्विस में है और दूसरा 2022 तक हो जाएगा। तो इंडिया के पास 2 हैं, पर दुनिया के सबसे ज्यादा काउंट में मतलब भी। विक्रांत एंड विक्रमादित्य ਜਿਹੜੇ। हाँ जी, हाँ जी, विक्रांत और विक्रमादित्य हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो
यूएसए के पास दुनिया के सबसे ज्यादा नंबर में भी सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है और दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। कईयों की कैपेसिटी 50 प्लेन से भी ज्यादा कैरी करने की है। तो पूरा का पूरा एक अच्छा स्ट्राइक ग्रुप कैरी कर सकता है एयरफोर्स का भी। इससे हमेशा जब भी तुम एयरक्राफ्ट कैरियर पढ़ोगे ना, उसके साथ हमेशा स्ट्राइक ग्रुप तुम जरूर पढ़ोगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता। क्योंकि अगर खुद सोचो, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला हो जाए, ये अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकता, इसके ऊपर कोई वेपन नहीं होता, बस ये सिर्फ जो एयरक्राफ्ट खड़े हैं यही इसके वेपन है। पर एयरक्राफ्ट को हवा में जाने में टाइम लगता है, तो इसकी अपने आप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? तो इसके साथ हमेशा 5 से 7 और शिप्स चल रही होती हैं। हैं जी, कुछ डिस्ट्रॉयर चल रहे होते हैं, कुछ कॉर्वेट्स चल रहे होते हैं, ऑयल टैंक चल रहा होगा जो इन सबको तेल की सप्लाई देता रह सके। तो ये सारे क्या है, इन सब का काम क्या है? कोई भी वाटर का जो थ्रेट है, कोई भी जो पानी में थ्रेट है, उन सब से डील करना। तो इसे घेर के चल रहे होते हैं ये, ठीक है। 2 को सबमरीन्स भी कई बार साथ में होती हैं इनके, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस कोऑर्डिनेशन से चलते हैं ताकि इसे प्रोटेक्ट करके रख सकें। और एक पूरा का पूरा स्ट्राइक ग्रुप, तो पानी की लड़ाई भी एक साथ लड़ सकते हैं और एयर की लड़ाई भी एक साथ लड़ सकते हैं। जब तक ये पानी वाले डिफेंड करेंगे तब तक सारे एयरक्राफ्ट्स हवा में होंगे, और एक बार एयरक्राफ्ट्स हवा में होंगे वो सारे शिप्स को वैसे ही उड़ा सकते हैं, ठीक है। पर उन्हें एयरबॉर्न होने में टाइम लगता है, तो तब तक इन सबको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा स्ट्राइक ग्रुप एक साथ चलता होता है, ये कम से कम 5-7 शिप्स एक साथ होती हैं, ठीक है, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, चाहे वो इंडिया का हो चाहे किसी का भी हो, क्योंकि वो अकेला कभी नहीं ट्रैवल कर सकता, ठीक है। उसके बाद ये निमिट्स वैसे वापस आ रहा था साउथ चाइना सी में, अमेरिका ने भेजा था, ठीक है, चाइना को थोड़ा सा इंटिमिडेट करने के लिए, मतलब खुद के पर्सनल रीजंस के लिए भी। चाइना को बार बार पावर दिखाता है यूएसए भी, उसके सबसे पास वाले ओशंस में जाके कोई ना कोई नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा, छोटे मोटे बॉम्ब्स गिराएगा, मिसाइल्स गिराएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार यूएसए भी चाइना को एक तरह से चैलेंज करता रहता है, ये दिखाने के लिए कि सबसे बड़ी पावर दुनिया में अभी भी वो है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली, इससे पहले हमने पैसेक्स 2 और नेवीज के साथ भी कंडक्ट की है, जापान की नेवी के साथ भी और फ्रेंच नेवी के साथ भी, ठीक है। वो भी ऐसे पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स, ठीक है। तो चाइन सबसे बड़ा, ये सारे कंट्रीज आपस में, मतलब हमारे खासकर हम जापान, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे इतनी ज्यादा इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि चाइना बहुत सालों से इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, खासकर 2017 से, जब उसने अफ्रीका में कंट्री है जिबाउटी, अगर तुम अफ्रीका देखोगे, अफ्रीका में ये हॉर्न से ऐसे निकला हुआ है ना एक साइड को इंडियन ओशन की तरफ, यहाँ पे कंट्री है जिबाउटी। यहाँ पे चाइना ने अपना पहला ओवरसी मिलिट्री बेस ओपन किया है। मतलब जिबाउटी में एक्चुअली यूएसए, इन सारी कंट्रीज के भी मिलिट्री बेस हैं। जिबाउटी करता क्या है, साल की 2 या 3 मिलियन डॉलर की फी लेता है, उसके बदले तुम्हें जमीन दे देता है और तुम वहां पे अपना मिलिट्री बेस खोल सकते हो। तो जिबाउटी में क्या है, जैसे कि पड़ोसी होते हैं ना, साथ के साथ घर लगते हैं लोगों के, वहां पे ऐसे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है। पहली चाइना की होगी, अगली फ्रांस की होगी, फिर यूएसए की होगी, फिर यूके की होगी। जो जो पैसे भरता जाएगा वो अपना स्टेशन ले ले जिबाउटी में। तो चाइना ने भी अपना स्टेशन खरीद लिया है जिबाउटी में, और उससे वो इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें एज इंडिया, हमें ये थ्रेट है कि हमारे बिल्कुल साउथ में आ गया चाइना, ठीक है, जहां पे हम उसे नहीं एक्सपेक्ट करते। हम आज तक इंडियन ओशन को अपना बैकयार्ड मान के चलते आए हैं, तभी हमने अपनी नेवी पे इतना ध्यान कभी नहीं दिया। पर नेवी की ग्रोथ, नेवी की इंपॉर्टेंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, एयरफोर्स और नेवी की। तभी रिसेंट टाइम में हमने बहुत सारी सबमरीन्स पे, बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स पे
बहुत पैसा खर्च किया और ज़्यादातर अब सारे इंडिजिनस यानी कि इंडिया में ही बनने लग गए हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, हमारी नेवी ग्रो करनी चाहिए, बिकॉज नेवी की प्रेजेंस ही तुम्हें एक्चुअली सुपर पावर के पास लेके जाती है। क्योंकि नेवी एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली दुनिया भर में तुम्हारी पावर शो करने में हेल्प करती है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितने होंगे तुम उतनी दुनिया को कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आई थिंक यूएसए के पास 12 हैं, तो वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेरिका के पास कैपेबिलिटी ये है, अमेरिका इसी चीज की कैपेबिलिटी की शो ऑफ करता है कि अमेरिका के पास इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के कारण ये कैपेबिलिटी आती है कि वो 4 घंटे के अंदर अंदर दुनिया के किसी भी कंट्री के ऊपर हमला कर सकता है। पहला हमला 4 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है। अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है। तो 4 घंटे का शॉर्ट टर्म बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है अमेरिका की। तभी उसे वर्ल्ड पावर के स्टेज से हटाना चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा। लॉन्ग टर्म में हटा देगा पर बहुत ही चैलेंजिंग होगा, और किसी न किसी पॉइंट पे इन दोनों में पक्का फ्रिक्शन होगी, बिकॉज कोई भी अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होता। कोई भी चाहे राजा बुढ़ा हो चुका हो, पर वो कभी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। चलो, नेक्स्ट इज होप मिशन टू मार्स। तो पहली बारी किसी अरब स्पेस मिशन लॉन्च किया जा रहा है मार्स को। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है होप, मतलब हो चुका है ये लॉन्च, कल हो गया। ठीक है, तो याद रखना कौन सी अरब कंट्री? यूएई। यूएई के बिहाफ पे, मतलब यूएई का मिशन यूएई का है, मतलब उसने सारा बनाया, सारा प्रोब उसने है। बस सिर्फ जो कैरिंग व्हीकल है वो जापान का रॉकेट है, तो जापान की जमीन से लॉन्च हुआ है। पर यूएई ने खुद डेवलप किया था अपने ये सारा प्रोब, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च की है जो मार्स को ऑर्बिट करेगी, यानी कि मार्स के चारों ओर घूमेगी। जैसे हमारा मंगलयान है, मंगलयान भी यही करता है, मार्स के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही यूएई का ये रॉकेट जो है, मतलब जापान का जो रॉकेट है, यूएई की सैटेलाइट को मार्स के इस ऑर्बिट में जाके छोड़ देगा। इस प्रोब को, मतलब होप को, अरेबिक भाषा में अल अमाल का नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब उनकी लोकल भाषा में अल अमाल, इंग्लिश में होप। ठीक है, इससे पहले मार्स तक जाना ना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल चीज है, तभी इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इंडिया दुनिया की पहली कंट्री थी जो फर्स्ट गो में पहुंच पाई। नहीं तो क्या होता है, जितनी कंट्रीज बाकी भी पहुंची है ना, वो मार्स तक पहुंची जरूर है, पर वो पहला मिशन उन सबका फेल हुआ था। वो बार बार मिशन करके कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो अब ये कैपेबिलिटी यूएस, इंडिया, सोवियत यूनियन, जो मतलब रशिया बन चुका है, फॉर्मर सोवियत यूनियन ने किया था, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इससे पहले 4 कंट्रीज अभी तक तुम्हारी मार्स पे जा चुकी हैं। चाइना जुलाई के एंड में अपना भेजने वाला है। चाइना का पहले वाला मिशन फेल हो चुका था, फर्स्ट मिशन चाइना का फेल हो गया था, तो चाइना अभी तक मार्स नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, तो चाइना इस मंथ के एंड में अपना मार्स का मिशन लॉन्च करेगा, वो भी करंट अफेयर्स में आ जाएगा जिस दिन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो यूएई ने भी लॉन्च किया है। तो ये कंट्रीज दुनिया को लीड करती आई हैं हमेशा स्पेस मिशंस में, खासकर जो मार्स जैसे मिशंस हैं। तो धीरे धीरे अब बाकी सारी कंट्रीज भी आना चाहती हैं, बिकॉज फ्यूचर में वही कंट्री सुपर पावर बनेगी जो स्पेस के ऊपर कंट्रोल करेगी। तो अगर इंडिया ने इस टाइम स्पेस की अपनी ये ट्रेन मिस कर दी, तो भूल जाओ कि हम 21st और अगली 22nd सेंचुरी भी कभी इंडिया सुपर पावर बन पाएगा। हमारे लिए इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी फील्ड में काम करना है तो वो स्पेस में है। जो स्पेस पे कंट्रोल करेगा, जो कंट्री कंट्रोल करेगी, वही सुपर पावर होगी। तो इस कारण सारी कंट्रीज का ये सारे मिशन लॉस पे होते हैं, ये कोई पैसे नहीं कमा के देते। पर आज तुम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं डालोगे, तो आज से 50-60 साल बाद जब ये चीज प्रॉफिटेबल होनी शुरू होगी, तब तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी। फिर बैठे रहो और 100 साल अपनी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कि हम भी आते हैं स्पेस में।
तब तक बाकी कंट्री सब लूट लाट के अपने आप को अमीर बनना शुरू कर चुकी होंगी। तो इस कारण ये स्पेस रेस चल रही है इस टाइम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इंडिया अपना स्पेस डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं मतलब रेडी कर रहा है? लाइक चाइना ने तो अपनी लेजर सैटेलाइट जो है वो तो लॉन्च कर भी दिया है और अर्थ के लो ऑर्बिट में अभी वो रिवॉल्व भी कर रही है। तो इंडिया हम्म। क्यों नहीं ऐसे मतलब अपने कोई ऐसे वर्ल्ड डोमिनेटिंग वेपन नहीं मतलब नहीं, स्पेस में हमने लॉन्च कर रहा है? जो बेसिकली जो चाइना ने लॉन्च किए ना वो भी ए सैट की टेक्नोलॉजी है, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दूसरी सैटेलाइट बेसिकली जो चाइना ने लॉन्च की है टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है, उसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रिसीजन चाहिए। ठीक है, इंडिया का देखो जो इसरो है, इंडिया में सबसे बड़ी, एक तो हमारा प्राइवेट सेक्टर अभी इतना बड़ा हुआ नहीं, हमारे सारे काम इसरो करता है। इसरो को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके बजट की। सरकार इसका बजट नहीं बढ़ाती इतना, और लोगों में कभी इतनी बात ही नहीं आती कि इसरो का बजट बढ़ाया जाए। इसरो को बजट अगर नासा जितना मिलने लग जाए, नासा खैर बहुत बड़ा एम है, उसका 1/10 बजट भी मिलने लग जाए जो नासा का बजट है, इसरो कहाँ से कहाँ ग्रो कर जाए। पर सरकार, देखो लोगों में हमेशा जो चर्चा चलती रहती है वो है डिफेंस, आर्मी, इन सब की। तो हर बारी न्यूज़ भी यही बनती है कि आर्मी का बजट कितना बड़ा है, क्या हुआ है। कोई भी बात नहीं करता कि इसरो के बजट कितना बड़ा है। इसरो का बजट बहुत ही छोटा है। इसरो ज्यादातर जो अपना खर्चा उठाता है वो भी सरकार की तरफ से तो इसे बहुत ही कम पैसा आता है। इसरो क्या करता है, बाकी कंट्रीज के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहता है। ठीक है, इसकी फॉरेन की ब्रांच है एंथ्रेक्स, ये कमर्शियल ब्रांच है इसरो के अंडर ही। ये क्या करती है, पूरी दुनिया से कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है सैटेलाइट्स लॉन्च करने का। फिर हम क्या करते हैं, अपने यहाँ से अपने स्पेस व्हीकल से इनकी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करते रहते हैं। इससे इसरो अपने खुद के पैसे कमाता है और उससे वो अपना खर्चा चलाता है ज्यादातर। इसरो का 85% जो बजट है वो इससे आता है। सरकार तो पैसा देती ही नहीं है। अगर इसरो को तुम बजट नहीं दोगे तो तुम ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव इसरो ने जरूर बनाया है। अभी हमने पिछले साल जो हमारा मिशन शक्ति था, हमारे पास हमने अभी स्पेस में कैपेबिलिटी नहीं बनाई है। ठीक है, पर वो भी अंडर डेवलपमेंट है। जो तुम लेजर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो वो अंडर डेवलपमेंट है। हमने मिशन शक्ति के अंडर क्या किया है, हमने दूसरी अप्रोच फॉलो की है जो थोड़ी सस्ती पड़ती है अभी फिलहाल के लिए। ये जमीन है, स्पेस में कोई भी जो सैटेलाइट है, हम यहाँ से रॉकेट लॉन्च करके इसे ब्लास्ट कर सकते हैं। ये हमने सक्सेसफुली कर दिया। ठीक है, वो लेजर बीम की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमने फिलहाल डेवलप नहीं कर पाए। चाइना देखो, चाइना से अगर तुम compete करोगे, चाइना ने बहुत बड़ा बजट बना के रखा हुआ है। चाइना ने 2-3 चीजें तो ऐसी लॉन्च की है जो अभी अमेरिका भी नहीं कर पाया। जैसे ये तो चलो लेजर वाली टेक्नोलॉजी तो सिर्फ डिफेंस की एक चीज है, चाइना ने क्वांटम सैटेलाइट भी लॉन्च की है। क्वांटम सैटेलाइट क्या है, ये कम्युनिकेशन का फ्यूचर है। अभी क्या होता है, लेट्स सपोज तुम दो जगह बात कर रहे हो, अगर कोई हैकर चाहे वो तुम्हारे बीच में से बात को क्रैक कर सकता है। ठीक है, अगर उसे की पता चल गई, वैसे तो ये इनक्रिप्टेड होती हैं। इनक्रिप्टेड का मतलब है कि ये सारी चैट्स सेफ मोड के थ्रू जाती हैं, ऐसे कोई नहीं रीड कर सकता। पहले उसे एक की हासिल करनी पड़ेगी इसे एक्सेस करने के लिए, मतलब डिजिटल की। ठीक है, जो नहीं तो वैसे दो एंड पे अवेलेबल होती है। पर अगर इसने की एक्सेस कर ली तो ये पूरी की पूरी चैट से लेके कॉल सब कुछ सुन सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है, ये दो पॉइंट्स के बीच में ना लाइट से ट्रैवल करता है। अब लाइट एक ऐसी चीज है, लाइट मतलब फोटॉन्स। ठीक है, लाइट के बेसिस होते हैं फोटॉन्स। लाइट एक ऐसी चीज है, अगर तुम कहीं पे भी बीच में हैक करने की कोशिश करोगे, कोई भी डिस्टॉर्शन लाने की कोशिश करोगे ना, लाइट डिस्टर्ब हो जाती है, टूट जाती है। तो एक तो ये पता चल जाता है कोई ना कोई बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है इस कम्युनिकेशन के। प्लस जैसे ही थोड़ी सी भी डिस्टॉर्शन आई, उस पूरे फोटॉन्स, कुछ फोटॉन्स डैमेज ही हो गए ना परमानेंटली, तो अपने आप मैसेज ही खत्म हो जाता है। तो ये दुनिया का सबसे सेफ कम्युनिकेशन का मीडियम है।
चाइना ने इसकी सैटेलाइट तक डेवलप कर ली है, तो सैटेलाइट के थ्रू भी वो क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर सकता है अपने कहीं पे भी। तो ये सबसे सिक्योर लाइन है एक तरह से तुम्हारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। इवन यूएसए के पास ये सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। तो चाइना बहुत सारी चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चाइना एक राइजिंग सुपर पावर है, तुम उसे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिया से वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे निकल गया है, तो हमें चाहिए कि हम भी compete करें। तो वो भी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती हैं, कैसे रहती है, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। प्लस हमारे इंडिया की स्पेंडिंग कैपेसिटी, चाइना अमीर हो चुका है तो चाइना स्पेंड भी कर रहा है, हम अभी नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट एक स्टेट सर्विसेज का जो फैक्ट है वो है कि दुबई का रूलर कौन है? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकूतुम। ये पीसीएस या किसी में दुबई का शेख कौन है वो पूछा जा सकता है। अलग अलग एमायरेट्स हैं, ठीक है, वो हम किसी और टाइम कवर करेंगे। जो यूएई है ये अलग अलग एम्पायर्स को जोड़ के बना हुआ है। एमायरेट्स का मतलब अलग अलग एम्पायर्स को जोड़ के बना हुआ है, यूनाइटेड एम्पायर्स है। तो हर एक का अलग अलग शेख है, पर पूरे जो सबसे बड़ा शेख है इस पूरे में वो मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम है, ठीक है। तो वो हम मैप भी किसी और करंट अफेयर में जब यूएई की कोई खबर आएगी तो हम उसका पूरा मैप भी स्टडी करेंगे। क्लियर? ये थे आज के करंट अफेयर्स। कोई डाउट किसी भी करंट